नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ लोगों को लगता है कि सब प्राइवेट कर दिया जाए तो अच्छा हो जाएगा, और यही वजह है कि हम लोगों ने पीछे के दौर में भारत में प्राइवेट बैंकों को बढ़ावा दिया और प्राइवेट बैंकों को एंट्री दी, और उसका नतीजा हमारे सामने है। बहुत सारे निजी संस्थाएं, बहुत सारे सेक्टर में निजी कंपनियां काम कर रही हैं और उनके विकेट भी उखड़ चुके हैं। अगर निजी क्षेत्र में बैंक कामयाब होते तो बहुत सारे मल्टीनेशनल बैंक ऑफ अमेरिका से लेके ABN AMRO से लेके अनगिनत बैंक भारत से अपना डंडा वंडा उठा के चले नहीं गए होते, मंडल कमंडल उठा के। और उसी तरह से अगर ये बहुत अच्छा निजीकरण काम कर रहा होता तो अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा कमाई वाला जो सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल कंपनियां, वो धड़ाधड़ करके अनगिनत कंपनियां बंद ना हो गई होती। लेकिन है कुछ लोगों को प्राइवेटाइजेशन से प्रेम है, और उस प्रेम के पीछे भी एक प्रेम कहानी है। तो आज हम उसी प्रेम कहानी पे बात कराएंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो प्रेम का चक्र है ये अगले चरण में पहुंच गया है, और आने वाले समय में हिंदुस्तान में जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो कैसे चमत्कार दिखाने वाला है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी कई जगह आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, उसके भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं लौट के आता हूँ और फिर बात करेंगे कि इस देश में आने वाले समय में क्या बदलाव आने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा। 1970 में दरअसल इंदिरा गांधी का जो दौर था, उन्होंने इस बात को समझा कि हर जगह प्राइवेट कंपनियों ने लूट की छूट मचा रखी है। लोगों के पास अनगिनत संपत्तियां हैं, राजा महाराजाओं के पास अनगिनत संपत्तियां थीं। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई लाओ, लैंड सीलिंग एक्ट लगाया और बोल दिया कि भाई इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते हो, इससे ज़्यादा घर नहीं रख सकते हो, जमा करो, सब सरकार का होगा। और जाहिर सी बात थी कि राजा महाराजाओं का ज़माना नहीं है, तो जो सरकार का है वो सरकार का है। जब आपका राज नहीं है तो आप सरकार कैसे हो सकते हो। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी आए, धीरे से लैंड सीलिंग एक्ट ख़त्म करके चले गए, और अब दोबारा से जो ग्वालियर में जो मध्य भारत राज्य की विधानसभा हुआ करती थी, मोती महल, वो नए सिरे से दोबारा से ग्वालियर के राजा के कब्ज़े में आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास वो संपत्ति जाने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि उसमें अब होटल बनेगा। वो शानदार महल था जिसमें बरसों तक सरकारी दफ्तर चलते रहे। अब देश का कुछ नहीं रहने वाला है, राष्ट्रीयकरण का कोई मतलब नहीं रहा है। वो राष्ट्रीयकरण ख़त्म करके राजा महाराजाकरण, बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतिकरण हो रहा है। तो ऐसे ही दौर में इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के जो बैंक थे, कहा भाई जनता का पैसा आपके पास रहता है, उस पैसे को आप लोन वोन पे चढ़ाते हो, लेते हो। अब ये जनता का पैसा डूब गया तो क्या होगा। हमने देखा है, बहुत सारे बैंक देखे हमने, बहुत सारे मामले आए। यस बैंक का मामला आया, ICICI बैंक में करप्शन का मामला आया। उनकी चेयरमैन महोदया ने किस तरह से अपने पति को रिश्वत दिलवा के लोन दिए। कई कंपनियों को अंधाधुंध लोन दिए गए जनता के पैसे से, वो सब हमने देखा है। और प्राइवेट बैंकों ने खूब अंधेरगर्दी मचाई है। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि पता नहीं अनगिनत प्राइवेट बैंक फेल होके जा चुके हैं, कम से कम सरकारी बैंक फेल नहीं हुए, और हमारा पैसा सरकारी बैंकों में सुरक्षित रहता था। लेकिन अब सरकार ने, इंदिरा गांधी एक घुंडी लगा गई थी, एक ताला डाल दिया था उन्होंने कि ये बैंक मेरे बाद में कोई आए तो ऐसा ना हो कि दोबारा इसका ताला खोल दे और इसको लुटाना शुरू कर दे। लेकिन अब सरकार इस मानसून सत्र में, जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उसमें एक विधेयक ला रही है, और उस विधेयक के बाद में जो इंदिरा गांधी ने ताला लगाया था उसको खोल देगी। इंदिरा गांधी ने ताला ये लगाया था कि जो नेशनलाइज बैंक हुए हैं, इन बैंकों में कम से कम 51% होल्डिंग सरकार की रहेगी। 51% होल्डिंग का मतलब ये होता है कि आप बहुमत में आपके शेयर होल्डर हैं, तो नियम भी आप ही बनाओगे और चलेगी भी आप ही की, तो सरकार की चलेगी। बाकी लोगों को अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो बाकी के 49% में कर दीजिए आप। ये नियम एक आया था, लेकिन अब सरकार जो कानून लेके आ रही है
वो कानून कह रहा है कि अब सरकार इसको प्राइवेट लोगों को दे देगी। अब नाम क्या लूँ, हिंदुस्तान में क्रोनी कैपिटलिज्म हर जगह दिखाई देता है। भारत में अगर निजीकरण भी हो रहा है तो उसमें कोई ऐसी खुला खेल नहीं है, सब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आपने देख लिया कि श्रीलंका में किस तरह से बिजली घर का ठेका दिलाने के लिए वहाँ विवाद हुआ और अडानी साहब को वहाँ पे जो पवन बिजली का ठेका मिल रहा था उसमें ये आरोप लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के राष्ट्रपति से कहा कि हमारे अडानी को दे दो। तो इस तरह का यह क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगता है या परिदृश्य दिखाई देता है हमको, उम्मीद करते हैं ना हो। तो वो परिदृश्य जब दिखता है हमको तो उसके अंदर ये पता लगता है कि ये जो बैंक हैं ये भी ऐसे ही कुछ गिने चुने हाथों में चले जाएंगे, हम में से कुछ बचेगा नहीं। और इसमें सरकार ने बड़ा अच्छा तरीका निकाल दिया है कि सिर्फ 26% ही होल्डिंग सरकार रख सकती है, बाकी सरकार चाहे तो बेच दे। LIC हमने देखा कितनी महान बड़ी कंपनी की बात हो रही थी, उसके शेयर की वैल्यू सरकार ने खुद ही गिराई, खुद ही कम की, सस्ते में शेयर्स बेचे गए और अब हालत यह है कि शेयर जो है और भी गिरते जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही बैंकों की संपत्ति जब खुली मुट्ठी बना दोगे तो वो खाक की हो जाएगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। और हमारे बैंक जो आज सरकारी बैंक हैं वो बैंक प्राइवेट हाथों में चला जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो शीतकालीन सत्र में जो विधेयक आ रहा है वो संशोधन है बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970-1980, उसको संशोधन किया जा रहा है। और इसमें एक चीज़ और समझने की आपको ज़रूरत है कि इसके करने से फ़र्क क्या पड़ेगा। आप कहेंगे भाई बैंक तो बैंक है, प्राइवेट चलाए या सरकारी चलाए, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, ये बड़ा भारी एक बीमारी है। सरकारी कर्मचारी तो काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, प्राइवेट होगा तो एफिशिएंसी आएगी। ज़रा आप किसी प्राइवेट बैंक में जाके देखिएगा। मैंने आपको एक दिन किस्सा सुनाया था कि मैं एक प्राइवेट बैंक में गया था बिटिया का अकाउंट खुलवाने के लिए, तो वहाँ पे अकाउंट खोलने के नाम पे उन्होंने अजीब अजीब तरह की स्कीम और प्लान्स बनाए हुए थे, जिसमें वो डीमेट अकाउंट खुलवाने पर आपको एक अकाउंट दे रहे थे, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट उस प्राइवेट बैंक में। मैंने उनसे कहा कि भाई आप ये डीमेट अकाउंट क्यों बेच रहे हैं। तो वहाँ प्राइवेट बैंक में जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे उनमें से किसी को भी सामान्य शिष्टाचार नहीं था कि उस स्कीम को उसको समझा सकते। वापस में एक सरकारी बैंक है पास में, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ गया, वहाँ की मैनेजर ने बेहद सौजन्यपूर्ण व्यवहार किया और एक अच्छे तरीके से फॉर्म बैंक का अकाउंट खोल के दिया। और मेरी बिटिया जो है उसका बाकायदा फॉर्म भी बैंक के कर्मचारियों ने भरा, सरकारी बैंक। और वहाँ प्राइवेट बैंक में लाइन में लगाया हुआ था। लाइन में ही नहीं, बैंक के अंदर घुसने से पहले गार्ड साहब ने कम से कम ये भरो, ये करो, वो करो, तब अंदर जाने देंगे। ये प्राइवेट, मैं नाम लेना इसलिए नहीं चाहूँगा क्योंकि कंपनी को मैं डिफेम करना नहीं चाहता हूँ। तो प्राइवेट किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट करने से हमें इसके अलावा भी दिक्कतें हो सकती हैं। जब आप ये सब सुन रहे होते हैं ना, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं आती हैं। इन सब के पीछे कुछ विदेशी प्रेशर होते हैं और देश की जो आर्थिक नीतियां हैं उन पे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है। ये दुनिया पूरी गोल है और किसी भी देश पे दूसरे देश का प्रभाव पड़ता है। और ख़ास तौर पे अमेरिका जैसे देश दूसरे देशों को लगभग ज़बरदस्ती अपनी आर्थिक नीतियाँ बदलने पर मजबूर करते हैं और उनके तरीके अलग अलग होते हैं। और इसीलिए जो एस जयशंकर हैं हमारे विदेश मंत्री, उनकी एक किताब है, बड़ी अहम किताब है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। और इस किताब को अगर आपको ऑडियो फॉर्मेट में बुक समरी के तौर पे सुनना है तो ये कुक्कू FM पे उपलब्ध है। कुक्कू FM पे उन 4000 ऑडियो बुक्स में से, ऑडियो पब्लिकेशंस में से ये एक है। और इसको हासिल करने के लिए आपको कुक्कू FM का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जो कि 499 रुपये का है। लेकिन आप अगर हमारा चैनल देखते हैं तो पहले 250 दर्शकों को ये मिल जाएगा 50% डिस्काउंट पे। एक आपको कूपन कोड डालना होगा जो है KN50 और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे क्लिक करके आप ये सेवाएं सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑडियो बुक क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। एक ऐसी तरीका है जिसमें आप ईयरफोन हेडफोन लगा के चलते फिरते स्पीकर पे बातचीत करते हुए, गाड़ी चलाते हुए ज्ञान ले सकते हैं बगैर पढ़े।
इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम हैं। अब अगर इन बैंकों को आप ख़त्म करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये पड़ेगा कि जो हमारे देश के वंचित तबके हैं उनकी हालत और ख़राब होने वाली है। क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर में तो किसी भी तरह से कोई ऐसा है नहीं कि भाई आप जो है वो रिजर्वेशन दे दोगे, कुछ दे दोगे। वहाँ तो खुला खेल फरुक्कावादी है। तो आज वंचित तबकों को अलग अलग जगहों पर प्रतिनिधित्व मिल जाता था, बैंकों में नौकरी मिल जाती थी और काम काज करके उनका जो उत्थान हो रहा था, उनका लेवल बढ़ रहा था, उस पे लगाम लग जाए। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, जो पहले से रिच थे वही आरक्षण का लाभ लेते हैं, बाकी लोग नहीं लेते हैं। तो बैंक का क्लर्क बनने के लिए ना तो नेता का लड़का जाएगा, ना किसी आईएएस अधिकारी का बेटा जाएगा, है ना। तो उनका जो अधिकार था वो अब धीरे से छिन जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेटाइज हो जाएगा। अनुसूचित जातियाँ, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ये सब लोग जो समाज की मुख्य धारा से और दूर होंगे। इसके अलावा जो कमज़ोर वर्ग हैं उनका एक तरह से बहिष्कार होगा बैंकों की तरफ से। कैसे होगा? आज सरकारी बैंक हैं, आपने जीरो बैलेंस खाता खोलते हैं या अभी 5-5 हज़ार रुपये अभी कुछ लोगों को बांटे गए थे या कुछ भी करते, तो उसमें जो है समाज के कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनका एक्सेस होता है बैंक के साथ में, और उनको बैंक में जाने में ना तो संकोच होता है ना उनको डर लगता है। लेकिन यही मामला जब किसी चमकते दमकते निजी बैंक का आता है, उसमें आम आदमी की पूछताछ नहीं होती। और दूसरा, ओरिएंटेशन का भी अंतर है। सरकारी बैंक की पॉलिसी ऐसी नहीं होती है कि सिर्फ मोटे और बड़े ग्राहक का ध्यान रखो जहाँ से बिजनेस आता है। एक आदमी जो मुझे 1000 आदमियों के बराबर पैसे मेरे बैंक से डील कर रहा है, मैं उसको इज्जत दूंगा। जो आदमी रोज़ रोज़ चला आता है 500 रुपये की पासबुक लेके, इसको मैं क्यों ध्यान रखूँगा? तो जो गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी की पूछ बैंकों में बंद होने वाली है, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ सामने आने वाली है। हमने टेलीकॉम सेक्टर में भी यही किया। जो दूर दराज के इलाकों में जो टेलीकॉम सेवा देने वाला था BSNL, उसकी हालत कर दी ख़राब। और जो वहाँ पे नेटवर्क बिछाने को तैयार नहीं है, उन कंपनियों का कब्ज़ा हो गया। अब अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बैंकों में कुछ लीकेज हो रही है, कोई नीरव मोदी बैंक पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेके भाग जाता है, तो प्राइवेट बैंकों में भी यही होता है। वीडियोकॉन के साथ में क्या हुआ था हम सब जानते हैं। चंदा कोचर का नाम हम सबको याद हो गया ICICI बैंक की। तो दोनों जगह होता है। लेकिन इसको अगर रोकना है तो आप कुछ ऐसा विधेयक लेके आइए। आप ही ने तो कानून लाया, NCLT वाला, दिवालिया घोषित करना आसान बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो कंपनी धड़ाधड़ बंद हो रही है। और उसकी जगह जो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं उनके लिए कुछ सख्त कानून नहीं है। तो सरकार को एक कानून लाना चाहिए कि भाई ये जो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं इनका जो है वो, इन पे लगाम लगे, इनको जेल में डालो। तो आपको मैं ये सारी बातें प्रोज कॉन्स बताने के बाद में एक बात अच्छी तरह से समझाने आया हूँ कि देश नहीं बिकने दूंगा वाली सरकार ढूंढ ढूंढ के देश का एक एक हिस्सा और पुर्जा बेचने में लगी है। कहीं कोई कसर ना रह जाए। बैंक, हाँ बैंक बिक सकते हैं, बेच दो। फाइनेंस कंपनी बिक सकती है, बेच दो। क्या क्या नहीं बिक रहा है। LIC हम तो रोज़ पढ़ते हैं, अगर मैं बोलूँगा तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। मैसेज आजकल बहुत सर्कुलेट होता रहता है, ये बेच दिया, वो बेच दिया, वो बेच दिया, वो बेच दिया, नीचे लिखा होता है देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन अब ये जो सीन आ रहा है, इसके बाद में इस देश में कसम खाने के लिए भी कोई सरकारी बैंक नहीं बचेगा। पहले से ही सेंट्रल बैंक वगैरह कई बैंक लाइन में लगे हुए हैं जिनको सरकार बेचना चाहती है। और फिर आने वाले समय में सरकारी बैंक करीब करीब समाप्त प्राय हो जाएंगे, क्योंकि अब सरकार बैंकों से मालिकाना हक हटाने जा रही है, उनको बेचने जा रही है। जल्दी ही देश में इस मानसून सत्र में अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो हम बैंकों के ऊपर लगाया हुआ बोर्ड देखेंगे। कहीं अडानी बैंक लिखा होगा, कहीं अंबानी बैंक लिखा होगा, कहीं टाटा बैंक लिखा होगा। ये सब पिक्चर सामने आने वाली है। और ये जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं सब ऑफिशियल पॉइंट हैं, ऑन रिकॉर्ड पॉइंट हैं। पीछे के बिंदु और भी हैं, जैसे कि
ABC बैंक मान लीजिए एक सरकारी बैंक है, ABC बैंक, मान लीजिए उसका नाम है बैंक ऑफ गाज़ियाबाद, ठीक है, वो बिक गया। अब वो बैंक जब बिकेगा, अडानी साहब पैसे उसके लिए कहाँ से लाएंगे? अडानी साहब के तो जो टोटल असेट है उसका 2.5 गुना तो पहले ही लोन लेके घूम रहे हैं। तो वो बैंक ऑफ गाज़ियाबाद को ख़रीदने के लिए बैंक ऑफ फरीदाबाद से लोन लेंगे और उससे बैंक ऑफ गाज़ियाबाद खरीद लेंगे। हो सकता है कि वो बैंक ऑफ गाज़ियाबाद से ही लोन ले लें, यानी सरकार के पैसों से सरकार का ही बैंक खरीदा जाएगा, मालिक कोई और हो जाएगा। और जो इंदिरा गांधी ताला लगा गई थी, जो उन्होंने एक नियम बना दिया था कि बैंक सरकारी बेचे नहीं जाएंगे, उस नियम को बदला जा रहा है। और उसको बदलने के बाद अब घर घर गली गली में जो ब्रांचें होती थी बैंकों की, वो ऑब्वियसली हट जाएंगी। जहाँ बिजनेस अच्छा होगा वहीं ब्रांच होगी और उस ब्रांच के ऊपर जो बोर्ड लगा होगा, किसी पे अडानी बैंक, किसी पे अंबानी बैंक और किसी पे लगा होगा टाटा बैंक, किसी पे लगा होगा बिरला बैंक। बैंक ऑफ गाज़ियाबाद के अपने ही पैसे से वो खुद ही उधार पैसे देगा कि तुम मुझे ख़रीद लो। ऐसे ही बिकेगा। अडानी साहब घर से पैसा तो लाएंगे नहीं, अंबानी साहब घर से पैसा तो लाएंगे ही नहीं, वो किसी बैंक से लोन लेके बैंक को खरीद लेंगे और सरकार ने बैंक को खोलने का इंतज़ाम कर दिया है। ये होती है दोस्ती। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।